Hello, welcome to Legal Awareness web series. यूनिफॉर्म सिविल कोड फिर डिस्कशन में है। दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज जस्टिस प्रतिभा ने मीना कम्युनिटी का मामला था। मीना शेड्यूल ट्राइब हैं, राजस्थान के, सिविल सर्विसेज में डोमिनेशन है इनका। क्वेश्चन था कि क्या हिंदू लॉ इन पे लागू होगा या नहीं। उसको डिसाइड करते हुए केंद्र सरकार से एक बार फिर कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट कई बार इस बात को कह चुकी है। टीवी चैनल्स पे डिस्कशन शुरू हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का। सबको सूट करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, कोविड के मिसमैनेजमेंट की बात ना होकर कोई ऐसी चीज पर बात हो कि समाज पोलराइज हो जाए, डिबेट कहीं से कहीं चली जाए। मैंने एक बहुत लंबा लेक्चर मंथन में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिया था, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज बात होगी कुछ इश्यूज की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो ना हो। इस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता, मेरे लिए मुनासिब नहीं। लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो बनाना और कहना बननी चाहिए जितनी आसान है, ग्राउंड रियलिटी उससे बहुत मुश्किल है। क्या हिंदू कम्युनिटी राजी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए? ये नुआंस आर्गुमेंट टीवी एंकर समझने के लिए राजी नहीं। आइए हम दो चार बातें पहले एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बारे में कर लें, अब फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में कुछ बात होगी। यह शब्द एक देश एक विधान अच्छा नारा है। अगर यह है तो फिर कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट क्यों है संविधान में? सिर्फ संसद को अधिकार होना चाहिए कानून बनाने का। राज्यों में किसी लेजिस्लेटिव असेंबली की जरूरत नहीं, किसी चीफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार गवर्नर अपॉइंट कर देगी, गवर्नर केंद्र के लॉ के हिसाब से राज्यों को चलाएंगे। यूनिफॉर्मिटी की इतनी बहस हम करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि यह देश विभिन्नताओं का देश है, डाइवर्सिटी का देश, हेट्रोजिनिटी का देश। पूरे देश में कानून अलग अलग इसलिए नहीं होता कि लोगों के धर्म अलग हैं, इसलिए होता है कि लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं। कश्मीर में मुसलमान वो लॉ फॉलो करते रहे जो हिंदू लॉ की तरह था, और जो पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री के मुसलमान नहीं फॉलो करते थे। कहीं पे मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कहीं नहीं है। गोवा में आज तक पुर्तगाली कोर्ट चल रही है और हमें बड़ा फख्र है उस पर। बिना उसको पूरी तरह जाने हुए हम कह देते हैं कि वो मॉडल है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। कुछ महीनों पहले जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गोवा सिविल कोड की एग्जाम्पल दी तो मैंने बहुत लंबा आर्टिकल लिखा एक इंडियन एक्सप्रेस में और बताया, भैया गोवा की सिविल कोड भी यूनिफॉर्म नहीं है। ईसाइयों के लिए मैरिज के प्रोविजंस अलग हैं। हिंदुओं को उनकी डिमांड पर गोवा सिविल कोड के आने के 2 साल के अंदर अंदर जो परमिशन दी गई कि इतने साल में अगर बच्चा नहीं हुआ बेटा तो दूसरी शादी कर सकते हैं, वो लॉ आज भी कायम है। दरअसल हमने अपने दिमाग को बंद कर रखा है। हम ये समझते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक वो चीज है कि जैसे ही ये बनेगी देश से इनइक्वालिटी, जेंडर इनजस्टिस खत्म हो जाएगा। अगर देश एक लॉ और एक विधान चाहता तो ये 3 लिस्ट ना होती। यूनियन लिस्ट के इन पे पार्लियामेंट कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट के इन पे स्टेट कानून बनाएंगी, और कॉन्करेंट लिस्ट इस पे दोनों कानून बना सकते। अगर हम बढ़ना चाहते हैं सेंट्रलाइजेशन की तरफ, ये हमारी चॉइस है, पर यह देश के संविधान के विजन के विरुद्ध है।
हां, हमें पावर है कि हम संविधान बदल दें, स्टेट असेंबलीज की पावर छीन लें, तीनों लिस्ट मिलाकर एक लिस्ट बना दें और कहें सिर्फ संसद को अधिकार होगा। लेकिन यह करने से पहले 371, जिसमें नागालैंड को, मिजोरम को, आसाम को, गुजरात को, आंध्र प्रदेश को, सिक्किम को, इतने राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, तो समाप्त करना पड़ेगा। हमारा फोकस तो सिर्फ 370 पे था, हमने 371 तो देखा ही नहीं। हम प्रोपेगेंडे में माहिर हैं, कानून के मामले में भी हम देश को कंफ्यूज करते हैं। कहां है पर्सनल लॉ? किसको पावर दी है संविधान निर्माताओं ने पर्सनल लॉ पे कानून बनाने की? सिर्फ संसद को? दिखाइए। कॉन्करेंट लिस्ट में पर्सनल लॉस की एंट्री संविधान निर्माताओं ने रखी। इसका मतलब क्या है कि केंद्र और राज्य पर्सनल लॉस पर अलग अलग कानून बना सकते हैं। ऑफ कोर्स उनके कानून में अगर टकराव होगा तो केंद्र का कानून माना जाएगा। एक देश एक विधान का नारा हम लगाते हैं, इससे राष्ट्र मजबूत होगा, नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा। अमेरिका की एग्जाम्पल लीजिए। अरे आम लॉ की तो बात नहीं करता फैजान मुस्तफा, संविधान 50 राज्य हैं, हर राज्य का अलग संविधान है अमेरिका में। क्या अमेरिका कमजोर है? क्या उनके यहां नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है, यूनिटी नहीं है? संविधान और लॉ से अगर यूनिटी आती तो फिर तो हम कहते कि सब लॉ खत्म कर दो और एक कोड बना दो 10,000 50 लाख आर्टिकल्स की, देश को यूनिटी मिल जाएगी। संविधान ने डिवीजन किया फंडामेंटल राइट्स का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पब्लिक पॉलिसी हैं, फंडामेंटल होने चाहिए इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। 70 साल की बहस को उठा के देखिए, सिर्फ 2 अनुच्छेदों पे बात होती है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 48 काउ स्लॉटर। इतने लॉज बना दिए हमने काउ स्लॉटर पर, सजाएं बढ़ा दी, सियासत कर ली, वोट ले लिए। पता है ग्राउंड पे कैसे ये लॉ काम कर रहे हैं? स्टेट आफ्टर स्टेट आपको किसी दिन बताऊंगा कैटल सेंसस से देखकर। संख्या कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। उनके मुकाबले में भैंसों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड और आर्टिकल 48, और भी तो हैं। आर्टिकल 39, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा। क्या हो रहा है? 1% लोगों के पास 77% वेल्थ है। देखिए लॉकडाउन में किसकी इनकम्स बढ़ी हैं, किनकी घटी हैं। इस पे बहस नहीं होती, इस पे कानून बनाने की पहल नहीं होती, जबकि संविधान कह रहा है द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स दिस। आर्टिकल 44 में शब्द आ रहा है इंडेवर, कोशिश करेगी। आइए इंडेवर को ही समझते हैं। एंडेवर, कोशिश करेगी। कहां है वो कोशिश यूनिफॉर्म सिविल कोड की? दिखाइए मुझे वो कौन सा प्रपोजल है कि ये होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये ब्लूप्रिंट है इसका। कब बना वो ब्लूप्रिंट? जब हमें हिंदू लॉ में रिफॉर्म करना था। 1941 में हमने एक्सपर्ट्स की, हिंदू लॉ के एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई।
जब हिंदू कोड बिल आया, हिंदू महासभा ने, हिंदू राइट ने विरोध किया। पॉलीगैमी के फेवर में आर्टिकल्स लिखे गए, जगह जगह अंबेडकर के पुतलों को जलाया गया, कहा गया कि यह अंबेडकर बदला ले रहा है हजारों सालों का जो शोषण हुआ है दलितों का। 25-26 स्पीकर्स जो बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, उनमें ऑलमोस्ट ऑल विरोध किया। राजेंद्र प्रसाद जो देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा मेरे पास आएगी, मैं साइन करने से इनकार कर दूंगा। अंबेडकर का इस्तीफा हुआ। हिंदू कोड बिल बाइफरकेट, ट्राइफरकेट की गई, डाइल्यूट की गई। हिंदू बेटियों को कोपार्सनर नहीं बनाया जा सका। कई दशक लगे। मनमोहन सिंह की सरकार आई, 2005 में वो प्रावधान आया। यकीनन नेहरू से गलती हुई। जिस समय हिंदू कोड बिल में रिफॉर्म हो रहा था, एक झटके में सारे पर्सनल लॉज में रिफॉर्म हो सकता था, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी का रिफॉर्म करना आसान होता है। इसीलिए मुस्लिम देशों में देखिए, मुस्लिम लॉ रिफॉर्म हो गया। पाकिस्तान में ही देख लीजिए, जो उनका फैमिली ऑर्डिनेंस है, उसमें रिफॉर्म्स हुए। लेकिन जो हिंदू लॉ है, उसको संविधान ने प्रोटेक्ट किया। माइनॉरिटीज के माइंड्स में ये एक डर और खौफ होता है कि उनका रिलीजन, उनकी कल्चर, उनके लॉज प्रोटेक्ट नहीं होंगे। इसलिए नेहरू को यह ख्याल था कि इनिशिएटिव आएगा कम्युनिटी की तरफ से। यह अफसोस की बात है कि पिछले 70 सालों में मुस्लिम उलेमा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में रिफॉर्म की प्रोसेस पर सीरियस डायलॉग नहीं किया। क्या चीज वो रिफॉर्म में एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या वो रिफॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इस पे कंसेंसस नहीं बन पाई। आज अगर सरकार ये कह दे मुसलमानों से कि आप ले आओ कुछ आर्टिकल्स ड्राफ्ट करके जो आप चाहते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिखने के लिए, हम इंक्लूड कर लेंगे, दे नहीं पाएंगे मुसलमान। और कितनी सरकारें हो गई, अब 7 साल से तो मोदी सरकार भी है। 2018 में लॉ कमीशन से सोचा गया था कि रिपोर्ट आएगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दी जाए। जस्टिस चौहान की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर डिजायरेबल नॉर फीजिबल। ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, तब भी दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉलिसी डिसीजन है, सरकार को लेना चाहिए। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सीरियस हैं तो हमें मुस्लिम लॉ के लिए मुस्लिम एक्सपर्ट्स की कमेटी, हिंदू लॉ के लिए हिंदू एक्सपर्ट्स की कमेटी, क्रिश्चियन लॉ के लिए क्रिश्चियन एक्सपर्ट्स की कमेटी बनानी होगी। आज भी बनानी होगी। हिंदू लॉ में इतने रिफॉर्म हो गए, तब भी कई चीजें हिंदू लॉ की यूनिफॉर्म सिविल कोड में नहीं आ पाएंगी। क्या हिंदू उसके लिए राजी है? हिंदू जॉइंट फैमिली का टैक्स एग्जम्पशन यूनिफॉर्म सिविल कोड में नहीं आ पाएगा। हिंदू मैरिज सैक्रामेंट नहीं रह पाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी तो मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। बेटा बेटी को बराबर का हक आज मुस्लिम लॉ में नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में आएगा। लेकिन जो बेटा बेटी को बराबर का हक हमने हिंदू लॉ में दिया, उसका इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। क्या उससे पूरा पूरा बेटियों को हक मिल गया? एक दवा दी गई एक बीमारी के लिए, उस दवा ने 70 साल कैसा काम किया, यह तो देखना पड़ेगा। अगर वही दवा दूसरे बीमार को दी जा रही है, देखिए लैंड ओनरशिप
प्रॉपर्टी ओनरशिप हिंदू विमेन की जितनी होनी चाहिए हिंदू सक्सेशन एक्ट के रिफॉर्म के बाद, उसकी तो 1/10 भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उसी रिफॉर्म हिंदू लॉ में हमने एक प्रावधान कर दिया वसीयत का। अब बाप वसीयत करता है, प्रॉपर्टी अपनी वसीयत से सब बेटे को दे देता है। बेटी को बता दिया जाता है तुम्हारा कन्यादान कर दिया, शादी के समय जो कुछ दे दिया वो इन ल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी था। भाई बहनों में झगड़ा ना हो इसलिए बहन डिमांड नहीं करती। इस पर रिसर्चेस हो चुकी हैं। लेंडेसा की रिसर्च है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार के बारे में, जहां औरतों के नाम में भी प्रॉपर्टी है क्योंकि रजिस्ट्री फी उसकी वजह से कम हो जाती है, वहां पे भी प्रॉपर्टी पे उनका इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। मुस्लिम लॉ में बेटा या बेटी के हक में वसीयत करने का अधिकार नहीं है। किसी भी वारिस और एयर के फेवर में वसीयत नहीं हो सकती। जिसको हिस्सा मिलना है प्रॉपर्टी में उसके फेवर में वसीयत नहीं हो सकती। और वसीयत 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगी तो एक्सपर्ट्स कहेंगे यह अच्छा प्रावधान है, इसको शामिल किया जाए, क्या हम राजी हैं? मेहर का प्रावधान, शादी के वक्त हस्बैंड बीवी को गिफ्ट की तरह मेहर दे, अच्छा प्रावधान है, क्या हम इस पर राजी हैं? सोलोमनाइजेशन ऑफ मैरिज के प्रावधान की वजह से कितने हिंदू जिन्होंने दूसरी शादी कर ली कोर्ट में, कोर्ट मैरिज, 7 फेरों के बजाय 5 फेरे ले लिए, उनकी शादी नहीं मानी जाती। क्या हम वो चेंज करने के लिए राजी हैं? आज भी कितने राज्यों में जमींदारी एबॉलिशन लॉज बने, बेटों की मौजूदगी में बेटी को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी एग्रीकल्चरल लैंड। यह कानून तो हमने आजादी के बाद बनाए, संविधान आने के बाद बनाए, और हमें मालूम था कि यह लॉ आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, इसलिए हमने 9th शेड्यूल में उसे डाल दिया ताकि उसको चैलेंज ना किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड में जब हम आएंगे तो ये रेवेन्यू कोड और लैंड कोड चेंज करने के लिए हम राजी हैं। और मुसलमानों से भी शिकायत है। जब शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बना 1937 में, जिसमें हमारे उलेमा लीड में थे, हमने अपनी फ्यूडल सोच दिखाई, गैर इस्लामी सोच दिखाई, और हमने कह दिया कि पर्सनल लॉज पर शरीयत एप्लीकेशन एक्ट लगेगा एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड। ये बेईमानी थी क्योंकि हमें मजा आया, बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चरल लैंड के मामले में हम यूपी जमींदारी एबॉलिशन एक्ट मान लेंगे ताकि भाइयों के पास सारा जमीन रह जाए खेती की और बहनों को कुछ ना मिले। मानता हूं कि कुछ ज्यूरिसडिक्शन का भी इशू था कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट का सब्जेक्ट है। आपको मालूम है कि फार्म लॉस के बारे में भी मैं कह चुका हूं कि मेन बात यह है कि क्या पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट थी ये 3 फार्म लॉज बनाने के लिए। अभी हमने राकेश टिकैत से भी बात की थी, आप वो वाला वीडियो भी देखिए। लेकिन मुसलमानों से मुझे शिकायत है, इस्लाम ये डिस्टिंक्शन नहीं करता कि ये अर्बन प्रॉपर्टी है, ये रूरल प्रॉपर्टी है, ये एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। हर प्रॉपर्टी में शेयर है बेटी का। मैं समझता हूं कि इस जजमेंट में कई बातें जो कही गई कि देश होमोजेनिटी की तरफ बढ़ रहा है, जवान इंटरफेथ इंटरकास्ट मैरिजेस कर रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है डिफरेंट पर्सनल लॉज होने की वजह से। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जस्टिस प्रतिभा, फैक्ट्स ये नहीं है। 2 फैक्ट्स हैं। प्यू सर्वे हुआ अभी, 99% हिंदुओं से ही शादी कर रहे हैं।
98% मुसलमान मुसलमानों से ही शादी कर रहे हैं। और जो कुछ मोहब्बत के शिकार हो गए, उस मोहब्बत के तो हम दुश्मन हैं। लव जिहाद कानून बना रहे हैं, यूपी में बनाया, हरियाणा में बनाया, एमपी में बनाया, गुजरात में बनाया। हम तो चाहते ही नहीं कि एक मजहब का आदमी दूसरे मजहब की लड़की से शादी करे। जस्टिस प्रतिभा को मालूम है कि अगर दो रिलीजन्स के लोग शादी कर लें, आपस में कोर्ट मैरिज कर लें, तो स्पेशल मैरिज एक्ट लागू हो जाएगा। वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है। जिसने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली, उसके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू हो जाएगा। कितना देश तैयार है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए? पूछा जाता है मुझसे, कब तैयार होंगे? मुझे नहीं मालूम कब तैयार होंगे। हमने रेप के लॉ में, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लॉ में मेजर अमेंडमेंट किए, लेकिन हम पैट्रियार्कल हैं। हमारे समाज में चेंज नहीं हुआ, उन लॉस का कोई असर नहीं हुआ, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कितने % लोग शादी कर रहे हैं। आपको अंदाजा लग जाएगा देश यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कितना तैयार है। कहा जाता है साहब, अरे भाई क्रिमिनल लॉ एक है, तो फिर सिविल लॉ एक क्यों नहीं? अरे सिविल लॉ भी ज्यादातर एक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, सेल ऑफ गुड्स है, पार्टनरशिप है। पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि क्या क्रिमिनल लॉ भी पूरी तरह एक है? जवाब है नहीं। देखिए सीआरपीसी में कितने स्टेट्स ने अमेंडमेंट किए हैं। कहीं एंटीसिपेटरी बेल अलाउड है, कहीं अलाउड नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ भी पूरी तरह अनकोडिफाइड नहीं है। इसके भी कई हिस्सों का कोडिफिकेशन हो चुका, कई लॉज बन चुके हैं। काजी एक्ट बन गया, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बन गया, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट बन गया, ट्रिपल डिवोर्स एक्ट बन गया, वक्फ एक्ट बन गए। यानी स्टेट ने कोडिफाई कर दी ये चीजें। जो अनकोडिफाइड एरिया है वो कम है। अगर हमें उसमें चेंज लाना है तो क्या चेंज एक बार में आ जाए, वन गो में? मैंने आर्टिकल आफ्टर आर्टिकल लिखे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वन गो में अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी। धीरे धीरे रिफॉर्म करें, पीस मील तरीके से लॉ में रिफॉर्म करें। मैंने बार बार कहा है, यूनिफॉर्मिटी अपने आप में बड़ी वैल्यू नहीं है। लीगल प्लूरलिज्म यह कहता है कि लॉज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो सारे लॉज जस्ट हों। आर्टिकल 14 के टच स्टोन पर वो कंपैटिबल हों, औरतों के विरुद्ध ना हो। आप सोचिए, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, स्टेट सारा लॉ बना दे, और कॉरपोरेट्स के लिए क्या पॉलिसी है हमारी? आर्बिट्रेशन। क्या है आर्बिट्रेशन? प्राइवेटाइजेशन ऑफ जस्टिस। कंपनीज जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो कहती हैं हमारे ऊपर सिंगापुर का लॉ लागू होगा, जर्मनी का लॉ लागू होगा। आर्बिट्रेशन की सीट जर्मनी में होगी, लंदन में होगी, सिंगापुर में होगी। जज भी हम ही बनाएंगे, यानी आर्बिट्रेटर्स भी पार्टीज अपॉइंट करेंगे। जो हजारों करोड़ के मामले हैं उसमें देश का कानून नहीं लगता, पार्टीज कानून तय कर लेती हैं। मैरिज डिवोर्स, इस मामले पे हमारी इंसिस्टेंस है, एक बार में एक ही कानून हम बना देंगे। जरूर बनाएं, लेकिन जो कुछ हमने हिंदू कोड बिल के लिए किया वैसा ही हमें फिर करना पड़ेगा। एक्सपर्ट कमेटी बनाएं, डिबेट होने दें, एक ब्लूप्रिंट सामने आने दें। जैसा 370 के साथ हुआ, ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ करना अच्छा स्ट्रेटजी नहीं होगी कि एक दिन अचानक हमने लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं समझता हूं कि समाज में चेंज आने के लिए कानून का रोल है, लेकिन कानून बहुत अच्छा और बहुत इफेक्टिव एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल नहीं है।
चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट हमने बनाया, वो रिफॉर्म था, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड थी। देखिए आज भी कितनी चाइल्ड मैरिजेस हो रही। डाउरी प्रोहिबिशन लॉ हमने बनाया, वो रिफॉर्म था, यूनिफॉर्म सिविल कोड थी। देखिए आज भी कितनी डाउरी की प्रॉब्लम है। सिर्फ कानून बनाने से समाज में चेंज नहीं आता, पैट्रियार्कल एटीट्यूड में चेंज लाना होगा। यह चेंज स्लो होगा, ग्रेजुअल होगा। इसके लिए पब्लिक एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड वोटों की सियासत के लिए करना चाहते हैं तो संसद को अधिकार है, वो जब चाहे कानून बना दे। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जेंडर जस्टिस के लिए करना चाहते हैं तो फिर कंसेंसस इवॉल्व हो। हिंदू कोड बिल में भी एक कोड में तो हम नहीं पास कर पाए। हिंदू मैरिज एक्ट अलग बना, हिंदू सक्सेशन एक्ट अलग बना, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अलग बना। लॉ कमीशन ने यही कहा कि अलग अलग लॉ हो सकते हैं, लेकिन वो सारे लॉस कंसिस्टेंट हों कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।